हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अभी हम लोग आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि गाइज, अभी जो आप करंट अफेयर सुनेंगे वो एक शॉर्ट में मैंने न्यूज आपको बताई है। जो आज की डेट की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आप एज अ सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो पूरी चीज मैंने यहाँ पर कवर की हुई है, A to Z। बट ये न्यूज कवर करी है। बट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको न्यूज के साथ साथ जो न्यूज से जुड़े जो स्टैटिक पोर्शन जो होते हैं, जनरल स्टडीज के पोर्शन जो होते हैं, वो भी आपको कवर करना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर हर एक टॉपिक जो है वो मिल जाएगा न्यूज का। जो भी न्यूज मैंने अभी यहाँ पर कवर करी है उसका हर एक डिटेल में टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। राइट, डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। सो चलिए फिर, ये एक इंफॉर्मेशन शॉर्ट सी आपको देनी थी। और हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और पेड कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 9713282838 पर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा। सो लेक्चर्स की PDF जो है वो टेलीग्राम के चैनल पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। सो आप ये लेक्चर को जो है वो कवर करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। सो गाइस, पहली न्यूज में बात हो रही है सिख तख्त के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल सिख तख्त जो है वो कहां पर है, यानी कि सिख की जो टेम्पोरल अथॉरिटी की जो सीट्स हम लोग को देखने को मिलती है, सिख तख्त यानी कि सिंहासन, सिखों के लिए लौकिक सत्ता की पीठ होती है, ये गद्दी होती है। और वर्तमान में ये 5 सिख तख्त हम लोग को देखने को मिलते हैं। और 5 तख्त कहां पर है, तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 तख्त पंजाब के अंदर है, एक महाराष्ट्र और एक बिहार के अंदर। और अभी एक बिल जो है वो लाया गया है जिसके तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है कि तख्त दमदमा साहिब को 5वां सिख तख्त जो है वो बनाया जा रहा है, तख्त दमदमा साहिब। तो ये पॉइंट बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपने अकल तख्त का नाम सुना होगा कि सिख से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो अकल तख्त जो है वो या अकाल तख्त जो है वो प्रस्तुत करती है। राइट, तो वैसे ये तख्त हम लोग को देखने को मिलता है। क्वेश्चन आएगा कि गेटवे टू हेल जो है वो नरक का प्रवेश द्वार जो है वो कहां पर है, तो तुर्कमेनिस्तान आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अभी तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो इस पर्टिकुलर जो ये गड्ढा हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां से ये लगातार बताया जाता है कि 5 डिकेड 50 साल से ज्यादा का पीरियड हो चुका है, लगातार यहां से आग जो है वो निकल रही है, आग निकल रही है। तो इसलिए इसको गेटवे टू हेल जो है वो नाम दिया गया। तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर है ये। तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये गेटवे टू हेल जो है वो बुझ जाए, राइट, बंद हो जाए। तो अथॉरिटीज को ये कह रहे हैं कि गेटवे टू हेल जो है उसको बंद कर दो, राइट, और ऐसे कुछ उपाय निकालो जिससे कि ये बंद हो जाए। बट आपको पूरी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि गेटवे टू हेल जो है वो बना कैसे, क्या ऐसी घटना घटी थी 1971 के पीरियड में, साइंटिस्ट ने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि जिसके कारण से ये गेटवे टू हेल, नर्क का दरवाजा जो है वो बन गया, राइट, शुरू हो गया तुर्कमेनिस्तान के अंदर। तो ये आपको बस बेसिक सा एक आपको आइडिया होना चाहिए इससे रिलेटेड। बाकी क्वाड कंट्रीज के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक अच्छा आर्टिकल आया था जिसमें बताया जा रहा है कि क्वाड कंट्रीज आपस में, इंडिया को छोड़कर आपस में काफी सारे सिक्योरिटी डिफेंस से रिलेटेड या पैक्ट्स कर रही हैं, एग्रीमेंट कर रही हैं आपस में एक दूसरे के साथ। बट इंडिया को हटाकर, इंडिया से दूर होकर, मतलब कि एग्रीमेंट्स में, मीटिंग में इंडिया को शामिल नहीं किया जा रहा, जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है। इसको लेकर एक काफी अच्छा आर्टिकल जो है वो आया था। इस आर्टिकल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और जब आप आर्टिकल को सुनेंगे डिटेल वाले, तो आपको पता लगेगा कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपकी ये बिल्डअप करी कि हमेशा एक एंगल से चीजों को हमें नहीं देखना है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एक एंगल से चीजों को मत देखो। ऑथर ने मेंशन किया था कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि अगर आपस में दूसरी कंट्री मीटिंग्स कर रही है और हमें उस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रही है। क्वाड कंट्रीज जो कि हम लोगों ने, यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इन चारों ने मिलकर चाइना को काउंटर करने के पर्पस के लिए, सिक्योरिटी को, मैरीटाइम एरिया पर सिक्योरिटी को, यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने एक साथ शुरू किया था। बट आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है कि क्वाड की जो कंट्री सेपरेटली दूसरों के साथ जो है वो मीटिंग्स कंडक्ट कर रही है, और जिसमें इंडिया को बुलाया नहीं जा रहा। तो ये इंडिया के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है। बट मैंने जो चीज एक्सप्लेन करी वो ये करी थी कि हमें आज की डेट में अपनी इकोनॉमी को देखना है। ऐसा नहीं है कि हम डिफेंस की फील्ड को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, उसको भी हमने रखा हुआ है साइड बाय साइड, उस पर भी काम चल रहा है। बट द प्राइमरी थिंग इज इकोनॉमी, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तब हम जो है वो मजबूत हो पाएंगे इंटरनली। तो इंटरनली हमें अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है, राइट। और साथ ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड भी हम काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपकी क्रिएट करी थी। तो कभी भी एडिटोरियल पढ़ो, कोई भी आर्टिकल आए, तो उसमें हर एक डायमेंशन आपको कवर करना है। ऑथर ने जो चीज लिखी है वो अपनी जगह सही है,
उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, बट आपको अपनी तरफ से भी अपने तरफ से भी कुछ पॉइंट जो है ऐड करने की आवश्यकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज। इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसकी एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं 2020 की जो है, राइट, शिक्षा नीति 2020 की, तो इसके तहत एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो है वो लाई गई थी, राइट। और अभी आईआईटीज, आईआईएम और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में हमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट देखने को मिल रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट जैसे ही अपने कोर्स को आधा फिनिश करता है तो उसके बाद वो इंस्टीट्यूट को छोड़कर अपने बाद में कभी भी जब वो ज्वाइन करे, रीज्वाइन करे उस इंस्टीट्यूट को या किसी भी इंस्टीट्यूट को, तो जहां से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी है वहीं से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का फीचर है, मेन इंपॉर्टेंट फीचर। तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कहा है वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से, वेस्ट बंगाल से, कि वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है, बाल देखभाल संस्था जितनी भी हैं, उनको चेक करो कि वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत रजिस्टर है कि नहीं, राइट। तो ये चीज, इस चीज के लिए जो है वो ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था। बट आपको डिटेल में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये कब बॉडी ओपन हुई थी, इस बॉडी के अंदर कितने मेंबर्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है इस बॉडी के चेयरमैन और मेंबर बनने की, राइट। तो पूरी चीज आपको डिटेल में इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसके अलावा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की हम लोग बात करें गाइस, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एनुअल ईयर एंड रिव्यू सामने आया है, एनुअल ईयर एंड रिव्यू, जिसमें बताया गया है कि जुलाई 2021 के बाद से आईआईटी हैदराबाद, नाबी मोहाली, सीडैक बेंगलुरु और आईआईटी कानपुर, यहां पर 4 नए सुपर कंप्यूटर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हमारी कंट्री के अंदर सुपर कंप्यूटर को लाने से रिलेटेड है, सुपर कंप्यूटर को बनाने से रिलेटेड, और सुपर कंप्यूटर हमारी कंट्री के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में हम लोग उसको स्टैब्लिश करें, सेटअप करें सुपर कंप्यूटर्स को, जिससे कि जो हमारी कंट्री के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके और साइंटिस्ट के साथ आपस में कनेक्ट कर सके हम इन इंस्टीट्यूट्स के जरिए, जिससे कि नए नए इनोवेशन, नई नई चीजें जो है वो बनाई जा सके इन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करते हुए, मिलते हुए, राइट। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और आपस में भी ये इंस्टीट्यूट्स, एकेडमिक्स जो बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है, आपस में कनेक्ट हो और कनेक्ट होकर वेरियस रिसर्च जो है वो कंडक्ट करें, नए नए इनोवेशंस लेकर आए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हम लोग को देखने को मिला था। ओसिरिस रेक्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ओसिरिस रेक्स मिशन किसका है, तो नासा का ये मिशन है। 2023 तक बेनू एस्टेरॉइड, एक क्षुद्र ग्रह हम लोग को देखने को मिलता है बेनू नाम का, तो वहां से ये धूल मिट्टी, जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके सैंपल्स है वो कलेक्ट करके धरती पर लेकर आ रहा है। बेनू एस्टेरॉइड को इसलिए चुना गया क्योंकि ये एस्टेरॉइड उस समय का है जिस समय मतलब यूनिवर्स में लाइफ का ओरिजिन हुआ था, धरती पर लाइफ का ओरिजिन हुआ था, आप कह सकते हैं धरती पर, राइट। धरती पर लाइफ की जब उत्पत्ति हुई थी तो उस समय का ये एस्टेरॉइड है। तो इससे हम लोग को बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, इतना पुराना एस्टेरॉइड है, इसको स्टडी करके, यानी कि इसके पार्टिकल को स्टडी करके साइंटिस्ट रिसर्चर ये पता लगा सकते हैं कि ये सोलर सिस्टम कैसे बना, ये यूनिवर्स कैसे बना, धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, राइट। तो इसको लेकर ये नासा का एक इंपॉर्टेंट मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसकी एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब गाइस, स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि पीओपी से रिलेटेड बताइए इनमें से कौन सा कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में ध्यान में रखना है, स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी से रिलेटेड है। और पीओपी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में, बहुत खतरनाक होते हैं गाइस, ये इतने खतरनाक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक छोटी सी मछली है, इसकी बॉडी में पीओपी चला गया, ऐसे पीओपी को इनटेक कर लिया, खा लिया, राइट। तो फिर इसके बाद जो बड़ी मछली इसको खाएगी तो वो पीओपी दूसरी मछली में ट्रांसफर होगा, यानी कि जो मछली इसको खाएगी, छोटी मछली को, और फिर जो सबसे बड़ी मछली जो इन मछलियों को खाएंगी, यानी कि बड़ी मछली को खाएगी, तो उसके अंदर ये ट्रांसफर होगा। मतलब कि कहने का अर्थात ये है कि पीओपी जो होता है वो ट्रांसफर होता है, इस प्रकार से फूड चेन के माध्यम से ट्रांसफर होता है। और एक और चीज, जब ये फूड चेन के माध्यम से ट्रांसफर होता है और जैसे ये हायर लेवल की तरफ जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि बड़ी मछली को ह्यूमन ने खा लिया, तो पीओपी बढ़ते हैं बॉडी के अंदर और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, कार्सियोजेनिक होते हैं। कैंसर के केसेस जो है वो लोगों में इन सब चीजों के कारण हो रहा है, इन सब केमिकल के इंटेक्स के कारण हो रहा है। तो इसको बंद करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। और क्वेश्चन आएगा कि क्या इंडिया स्टॉकहोम कन्वेंशन को इंडिया ने लागू किया है क्या, तो नहीं, इंडिया ने पूरी तरह से लागू नहीं किया, बट हम लोगों ने कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, जैसे कि 7 केमिकल जो है वो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किए थे कि उसको पीओपी के तहत जो है वो उसे रद्द किया जाएगा, हटाया जाएगा, उसको लिमिट किया जाएगा। तो 7 केमिकल्स हैं, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया, एक जानकारी होनी चाहिए।
गाइज नेक्स्ट में नेशनल यूथ डे की बात हो रही है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिलती है। 1984 से लगातार ये बनाया जा रहा है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसको बनाने का, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी फेमस शिकागो की स्पीच के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1893 में इनके द्वारा ये स्पीच दी गई थी। इस स्पीच में इन्होंने क्या चीज कनेक्ट करी, क्या सीख दी, तो उसके बारे में आपको एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए। इनके अर्ली लाइफ कंट्रीब्यूशन क्या थे, किस प्रकार से थे। एक हम लोग को देखने को मिलता है कि मतलब कि जैसे कि खेतरी स्टेट के साथ इनके क्या रिलेशन थे, मतलब खेतरी जो राज्य हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पर क्या रिलेशन थे। इनको बताया जाता है ना कि स्वामी विवेकानंद, जो अगर हम बात करें तो इनका नाम स्वामी विवेकानंद जी नहीं था। इससे पहले इनका नाम जो था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, फैक्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए, राइट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे काफी सारे फैक्ट, इनकी जो पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं, राइट। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए डिटेल में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी हुआ है। इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो पोजीशन है वो 83rd पोजीशन है, राइट। और पिछले साल हमारी जो रैंक थी वो 90 थी। हमने 7 प्लेसेस हम लोग ऊपर हुए हैं, 7 प्लेसेस अप हुए हैं हम लोग, राइट। और इंडिया जो है वो रैंक शेयर करता है साउथ टोमे और प्रिंसिपे के साथ, जो सेंट्रल अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलती है। रवांडा और युगांडा के पीछे है इंडिया। और हम इंडियन जो है वो 60 कंट्री में विजिट कर सकते हैं बिना वीजा के। अब ऐसा नहीं है कि बिना वीजा के, वीजा और अराइवल की फैसिलिटी हमें 60 कंट्रीज पर उपलब्ध है, यानी कि इंडियन सिटीजन को, राइट। तो मतलब कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किस चीज को देखता है कि एक कंट्री के सिटीजन कितनी ज्यादा कंट्रीज को जो है वो विजिट कर सकते हैं वीजा फ्री, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और टॉप नंबर पर जापान और सिंगापुर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बेसिक से फैक्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखना है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। बार्क, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। बार्क, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। तो बार्क का काम क्या है, तो बार्क का काम यह है कि ये चेक करती है कि जो टेलीविजन होते हैं ना, टेलीविजन टीवी व्यूअर्स जो हैं, तो वो टीवी पर क्या कंटेंट देख रहे हैं, जो एड्स वगैरह जो है वो किस टाइप के एड्स टीवी पर पसंद कर रहे हैं टीवी व्यूअर्स, तो उसकी एक एनालिसिस करती है ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो इसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। और बताया जा रहा है, ये टॉपिक अभी न्यूज में हम लोग को जो है वो इसलिए देखने को मिला था, उसकी वजह जो थी वो ये थी कि अभी रिसेंटली न्यूज चैनल्स वगैरह जो है, न्यूज चैनल, तो उनकी रेटिंग करना जो बार्क है उसने बंद कर दिया था उनकी रेटिंग करना। क्यों? क्योंकि कुछ मतलब मामला जो है वो सामने आया था, एक मैटर सामने आया था जिसमें बताया गया था कि मुंबई पुलिस ने एक ऐसे रैकेट को जो है वो पकड़ा है या भांडा फोड़ा है ऐसे रैकेट का, जो कि बार्क की जो रेटिंग है उसके साथ छेड़खानी कर रहा था, बार्क की रेटिंग के साथ, राइट। तो बार्क जो है वो रेटिंग ऑफर करती है, रेटिंग देती है, राइट, जिसके माध्यम से एडवर्टाइजर्स, ब्रॉडकास्टर्स, इनको पता लगता है कि ऑडियंस किस टाइप के कंटेंट जो है वो सुनना पसंद कर रही है। और इस टॉपिक के अंदर डिटेल में मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, आपको शायद याद आ रहा हो, कि ये एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। तो जरा मुझे बताओ बार्क किस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो एनालिसिस करता है, ये पूरी चीजों की बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। डिटेल में हर एक चीज पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। फिर इंदु मल्होत्रा पैनल की बात करें गाइस, इंदु मल्होत्रा पैनल। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी आपको पता होगा पंजाब के अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, सिक्योरिटी का उल्लंघन हुआ है। तो उसकी पूरी जांच करने के लिए इंदु मल्होत्रा कमेटी या पैनल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसको सेटअप किया गया है, राइट। कि पंजाब के अंदर जो एसपीजी वाला पूरा मामला था जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था, तो उस पूरे मुद्दे को स्टडी करने के लिए या एनालाइज करने के लिए इंदु मल्होत्रा कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको हर एक चीज आरसीईपी के बारे में पता होनी चाहिए डिटेल में। और साउथ कोरिया ने जो है वो कहा है गाइस कि इंडिया को आरसीईपी का हिस्सा बनना चाहिए, इंडिया रिज्वाइन करे आरसीईपी को। बट आप लोग जानते हैं, हमने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया कि इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया आरसीईपी को, और प्रॉपर तरीके से आरसीईपी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आसाम और मेघालय के बीच का एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, राइट। और कोई भी स्टेट के बीच में, मैंने आपको एक हिंट दिया था कि कोई भी आपस में स्टेट के बीच में कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो वो एक ही चीज से रिलेटेड होता है, राइट। मैक्सिमम तौर पर 99% एक ही चीज से रिलेटेड होता है कि उनको एरिया चाहिए होता है, एरिया पर कंट्रोल चाहिए होता है। तो आसाम और मेघालय के बीच में भी है, ये एक एरिया पर अपना कंट्रोल जो है वो चाह रहे हैं। एक नहीं, ऐसे 12 बिंदु है जहां पर 12 पॉइंट्स हैं, 12 एरियाज हैं जहां पर विवाद हम लोग को देखने को मिलता है। उनमें से सबसे मेन जो विवादित एरिया जो है वो लंगपी ही एरिया है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये बन सकता है कि लंगपी एरिया कहां पर है, मिकीर हिल्स कहां पर है,
तो इसमें आपको लोकेशन वाली चीजें जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी थी। मिकीर हिल्स के बारे में पता होना चाहिए, कार्बी एंगलोंग का क्षेत्र कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए, राइट, लोकेशन वगैरह बेसिक सी। और असम और मेघालय के बीच में डिस्प्यूट था जिसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था। और वैसे तो असम और दूसरे राज्यों के साथ भी काफी सारे डिस्प्यूट है, क्योंकि काफी सारे राज्य जो है वो असम से हटाकर जो है वो बनाए गए हैं। तो ये एक वजह है कि असम नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में इतनी सारी स्टेट्स के साथ जो है वो डिस्प्यूट है इसके, राइट, जैसे मिजोरम, नागालैंड, राइट। अच्छा, इसके अलावा हेट स्पीच को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो लाई गई थी। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हेट स्पीच को लेकर। गई अभी हुआ ये था कि धर्म संसद यानी कि 19 से 21 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाली इस धर्म संसद में कई वक्ताओं द्वारा अपने अपने भाषण दिए गए थे, और इनके भाषण में इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो है वो हिंसाजनक मतलब जो भाषण होते हैं ना वो दिए थे। तो इसको लेकर या फिर हिंसा उकसाने के जो स्पीच जो है वो दी थी, ऐसे भाषण दिए थे जिससे कि लोग जो है वो वॉयलेंट हो जाएं, राइट, लोग प्रोवोक हो, राइट, हिंसक हो, अचानक से वॉयलेंट हो जाएं, राइट, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिली थी। तो हेट स्पीच क्या होती है, ये टॉपिक कई बार जो है वो आ चुका है, इसको कई बार डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या मुझे बताओ कि हमारे इंडियन मतलब लॉ में, इंडियन कानून के अंदर क्या कोई ऐसा कानून हम लोग को देखने को मिलता है क्या कि जो इस प्रकार के इश्यूज जो है, हेट स्पीच से रिलेटेड इश्यूज है, उसको डील करें? बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। मिशन गगनयान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। मिशन गगनयान का अभी हम लोगों ने रिसेंटली क्रायोजेनिक इंजन की क्वालिफिकेशन टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया था, और मिशन गगनयान के तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि पहली बार ऐसा होगा कि इंडियन जमीन से, इंडिया से पहली बार स्पेस में ट्रैवलर जो है वो उड़ान लेंगे। वैसे तो ये मिशन 2022 में जो है वो होना था, बट कोविड-19 के कारण ये मिशन जो है वो डिले हो गया है। मिशन गगनयान बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। इस मिशन से जुड़ी हर एक जानकारी आपको डिटेल में जो है वो पता होनी चाहिए। अब आगे की बात करें गाइस, तो इसरो के नए चीफ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एस सोमनाथ। बताइए पुराने चीफ जो थे इसरो के, उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर अभी एक न्यूज जो है वो चर्चा में हम लोग को ये देखने को मिली है कि हमारे जो सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे हैं, इन्होंने हाल ही में कहा है कि भारत सियाचिन ग्लेशियर के विसैन्यीकरण के खिलाफ नहीं है। मतलब कि वहां से हम लोग किसी प्रकार से डीमिलिटराइजेशन नहीं करने वाले, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम ये थी कि ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने ही ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करी। पाकिस्तान ने जो एरिया था, जो विवादित एरिया, कौन सा वाला एरिया, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन का। तो गाइस ज्यादातर लोगों को एलओसी के बारे में पता है, एलएसी के बारे में पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या है, कहां पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, कहां पर है, किनके साथ ही अपनी बाउंड्री जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है कि शेयर होती है एलओसी और एलएसी के तहत। बट एक और लाइन है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो इसकी लोकेशन ध्यान में रखो, सियाचिन ग्लेशियर के पास है ये। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, ये ईस्टर्न काराकोरम रेंज का हिस्सा हम लोग को देखने को मिलती है, वहीं पर ही है। सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, और वर्ल्ड की नॉन पोलर एरियाज की सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी इसके अलावा इंडिया और ब्रिटेन मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में इंडिया और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है, इसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। ब्रिटेन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इस एग्रीमेंट के तहत। बट मैंने आपको बताया कि इस आर्टिकल में मेनली फोकस किया गया था कि ब्रिटेन को ही फायदा हो रहा है, ब्रिटेन को ही फायदा हो रहा है, बट ऐसा नहीं, हमको भी फायदा होगा। और हमको क्या क्या फायदा होगा बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। इसके अलावा साउथ चाइना का डिस्प्यूट कई बार न्यूज में आ चुका है। अभी एक नई रिपोर्ट भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सामने आई है, जिस रिपोर्ट के अंदर ये चीज बताई जा रही है कि जो साउथ चाइना सी पर जो चाइना क्लेम करती है, वो क्लेम जो है वो गलत है, राइट, सही नहीं है। जो बोलती है कि हिस्टोरिक राइट, ऐतिहासिक अधिकार है चाइना के साउथ चाइना सी के ऊपर, तो ये गलत है, राइट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इनकंसिस्टेंट है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए साउथ चाइना सी के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से पूरी चीज हमने डिटेल में डिस्कस करी है। स्पेशली आपको साउथ चाइना सी वाला जो टॉपिक है ना, उसमें मेन फोकस करना लोकेशन के ऊपर, क्योंकि मेन चीज आपसे पूछी आएगी लोकेशन। जैसे कि आपसे अलग अलग आइलैंड पूछ ली जाएंगे कि ये बताइए कि आइलैंड कहां पर है, जैसे पार्सल आइलैंड, स्पार्टी आइलैंड, स्कारबॉक शोल, राइट। तो ये सब चीजें आपसे जो है वो पूछी जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक सर क्रीक एग्रीमेंट से रिलेटेड एक ऐसा मुद्दा है ये जो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि आसानी से हल किया जाने वाला ये मुद्दा है जो कि अभी तक हल नहीं हुआ है। और सर क्रीक का मुद्दा किन के बीच में बताओ जरा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक का मुद्दा है। और सर क्रीक कहां पर है, तो ये कच्छ वाले एरिया पर हम लोग को देखने को मिलती है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ग्रीन लाइन पर पाकिस्तान क्लेम करता है, और हम लोग क्लेम करते हैं मिड चैनल के ऊपर, यानी कि नदी के बीच में, वाटर बॉडी के बीच में। हम ये कहते हैं कि आधी वाटर बॉडी का एरिया पाकिस्तान का, आधा हमारा, राइट। बट पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, पूरी वाटर बॉडी का एरिया पाकिस्तान का। तो ये देखो हरकत ही है एक नंबर का।
राइट? तो आपको सर क्रीक के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, राइट? काफी डिटेल में सर क्रीक के बारे में, राइट? और अभी यही मुद्दा जो है वो उठा था कि आसानी से हल किया जा सकता है, बट फिर भी अभी तक इतने लंबे समय से ये मुद्दा जो है वो सर क्रीक का हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हमारी कंट्री के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, कि हमारी कंट्री की डिस्ट्रिक्ट्स में और इवन रूरल एरियाज में, विलेजेस में, मतलब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो अच्छा हो सके। तो इसको लेकर ये मिशन है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसी मिशन के तहत अभी सरकार जो है वो 3,000 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है, तमिलनाडु को प्रोवाइड कर रही है। तो इस स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ रहा है, राइट? इंक्रीज हो रहा है फॉरेस्ट एरिया और ट्री कवर का एरिया। ये 9 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो बताया जा रहा है टोटल, जो कि हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% एरिया टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर वाला एरिया है, राइट? आंध्र प्रदेश की बात करें तो पिछले 2 सालों में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर में ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली है आंध्र प्रदेश के अंदर, राइट? तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने की। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, तो यहाँ पर ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हम लोग को देखने को मिला है, बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट कवर के अंदर। और ये जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है 2021 की जो आई है, वो हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। और आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है और उसका जो प्रीलिम्स है और फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स जो है वो सेम ही होता है। तो आपको इस रिपोर्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, डिटेल में इस रिपोर्ट की हर एक आइडिया होना चाहिए आपको, जिसको काफी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक बड़ा ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन। एक मानव रोगी जो है उसके अंदर एक सुअर का हृदय जो है उसका ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, प्रत्यारोपण जो है वो किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस क्या होती है, राइट? जेनो ट्रांसप्लांटेशन साइंस में आपसे पूछेंगे कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन बताओ। सिंपल सी चीज याद रखना, अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है या ऑर्गन्स शिफ्ट किए जाते हैं, तब उस प्रोसेस को जेनो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कहा जाता है, राइट? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और ये अभी सुअर का दिल एक ह्यूमन को लगाया गया, तो इसके पीछे का पूरा ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ है वो कैसे हुआ है उसकी पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा क्या किया कि आसानी से ह्यूमन की बॉडी ने जो है वो पिग के हार्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली चीजें हैं, प्रोसेस है, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, और इसी के साथ ये लेक्चर जो है वो फिनिश होता है आज का, राइट? आज जो हमने कवर किया, ये काफी सारे लेक्चर्स की सीरीज जो है वो हमने कवर करी, कुछ दिनों से नहीं आ रहा था। तो आपसे मैं यही करूंगा कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर लेक्चर्स जो है वो आप लोग के लिए रिवीजन के लिए इस तरीके से फटाफट रिवीजन सीरीज के तहत लेकर आता रहूंगा। बट गाइज अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, व्यूज ज्यादा आएंगे, आपके कमेंट्स आएंगे, आपके इंटरेस्ट आएगा, तो मैं इसको रेगुलर बेसिस पर रखूंगा इस। बट आपको अपनी तरफ से करना है, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। और बाकी इन पूरे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपके बताए हैं, इनके डिटेल में लेक्चर्स जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, राइट? लेक्चर के स्टार्टिंग में। तो चलिए मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।